स्वागतम दोस्तों। और लीजिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ भारत की खोज किताब का दूसरे अध्याय का दूसरा भाग लेकर, जिसका शीर्षक है तलाश। भारत की तलाश। अब भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किस प्रकार से तलाशते हैं, देखिए। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझमें एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। ना ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। अब यहाँ पर लेखक महोदय जो चीज़ खोज रहे हैं वो उनको प्राचीन पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों, विगत मतलब पिछले कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों में खोजने का प्रयास उन्होंने किया है, जिससे वो संतुष्ट नहीं हुए हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार का संतोष नहीं मिला है। इसलिए वो और ज़्यादा खोज कर रहे हैं। फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता हूँ। वैसे देखा जाए तो समाज में तीन वर्ग के लोग रहते हैं। एक होते हैं निम्न वर्ग के। ये जो वर्ग बनाए गए हैं ये आर्थिक स्तर पर बनाए गए हैं। निम्न वर्ग जिनके पास साधनों की कमी है, जिनके पास रुपयों की कमी है, उस प्रकार का। मध्यम वर्ग जो एक निश्चित वेतन पाता है और उस वेतन में ही अपना जीवन यापन करता है। उच्च वर्ग जिसमें साधनों की कोई कमी नहीं है और रुपयों पैसों की भी कोई कमी नहीं है, ऐसा वर्ग। तो सबसे बड़ा समाज में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है मध्य वर्ग, जो एक निश्चित वेतन पाता है और उस पर अपना जीवन यापन करता है। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। मध्य वर्ग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अमीर बनना चाहता है, उच्च वर्ग में जाना चाहता है और इसके लिए वो संघर्ष करते रहता है। लेकिन मध्य वर्ग में भी कुछ वर्ग ऐसा है, कुछ समूह ऐसा है जो एकदम सीमा पर है और तुरंत निम्न वर्ग में जा सकता है। तो ये बीच में जो संघर्ष करने वाला वर्ग है वो मध्य वर्ग है। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रोंद दिया था। अब यहाँ जो है उस समय की व्यवस्था का जिक्र लेखक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अंग्रेज जो थे वो उनकी नीतियां जो थी वो बड़ी दमनकारी थी। वह हम पर दबाव डालती थी और उसका विद्रोह करना मध्य वर्ग में इतनी चेतना नहीं थी कि वो उसका विद्रोह कर सके और उसके खिलाफ जा सके। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रोन दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। यह मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे। अब बुद्धिजीवी कौन है? जो अपने बुद्धि का उपयोग कर कर अपना जीवन व्यापन करते हैं, वो बुद्धिजीवी है। ठीक। और ऐसे लोग जो है सामने आए जो लगभग अपने अस्तित्व को भूल गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब अब ये मूल्य संघर्ष है। जब एक पुरानी बनी बनाई व्यवस्था पर नई व्यवस्था जब थोपी जाती है तो मूल्य संघर्ष पैदा हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि हम एक जगह पर रह रहे हैं और अचानक कोई पड़ोसी आ जाए और हमें टोकना शुरू कर दे कि आप यहाँ ऐसा मत कीजिए और वहाँ वैसा मत कीजिए। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। द्वंद्व अर्थात संघर्ष। तो समझ भी पैदा हुई और संघर्ष भी पैदा हुआ। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्री थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों के असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था
पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मुख्य बात यह है कि भारत जो है गाँवों का देश है। गाँव ज़्यादा है भारत में, और गाँवों में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जनसंख्या है। गाँव में ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए लेखक महोदय को ग्रामीण लोगों ने, गाँव के लोगों ने ज़्यादा आकर्षित किया है। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। आमतौर पर दैनिक जीवन में भी ऐसी होता है, हम जिससे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें निराश करता है। इसलिए लेखक ने यहाँ ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखी तो ज़्यादा निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। और किसी भी देश की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वहाँ की प्राचीन संस्कृति ही उस देश की आत्मा होती है। तो यहाँ भी वही स्थिति है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, और बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। तो मुख्य बात यह है कि अंग्रेजों ने हम पर लगभग 200 साल शासन किया है, और इस दरमियान हमारे संस्कृति को बहुत हद तक उन्होंने नष्ट भी किया है, समाज में बहुत परिवर्तन भी लाए हैं। तो जो अच्छा है उसे हमने सहेजना ज़रूरी है, और जो बुरा है उसे त्यागना भी ज़रूरी है। तो लेखक इसी बात को कह रहा है। भारत माता, हम जानते हैं कि हम हमारे भारत भूमि को के प्रतीक के तौर पर भारत माता के रूप में देखते हैं। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भारत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे, और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। तो यहाँ पर लेखक महोदय भारत के हर कोने में, भारत के हर स्थान पर, हर जगह पर जाकर आया है, और उसने जो है पढ़े लिखे लोगों से इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की है जितनी कि गरीब किसानों के साथ और गांव के लोगों के साथ चर्चा की है। सारी समस्याएं, विविधता होते हुए भी भारत के हर हिस्से में विविधता है। आप अगर गुजरात जाते हो तो आपको वहाँ पर अलग संस्कृति देखने मिलेगी। उत्तर भारत जाते हो, उत्तर प्रदेश जाते हो, या फिर बिहार जाते हो, या आसाम जाते हो, या फिर कन्याकुमारी जाते हो, या फिर जम्मू कश्मीर जाते हो, हर जगह पर भारत में विविधता दिखाई देती है, लेकिन समस्याएं सब जगह एक सी दिखाई देती है। यही बात यहाँ पर लेखक बता रहा है। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। तो समस्याएं लगभग आज भी यही समस्याएं हमें दिखाई देती है। किसान गरीब है, गांव के लोग गरीब है, कर्जे में डूबे हुए हैं, और अपने निहित स्वार्थ की वजह से जमींदार उन पर अत्याचार कर रहे हैं। महाजन उन पर, महाजन अर्थात जो उनको रुपये ब्याज से देता है, ऐसे लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं। और इन सारी समस्याओं से कमोबश कम ज़्यादा आज भी हमारे किसान और गांव के लोग परेशान हैं। लेकिन उस समय विदेशी शासक थे हम पर, अंग्रेज हम पर शासन करता था, तो उस समय के जो अत्याचार थे उस ज़्यादा थे।
मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं। तो व्यक्तिगत समस्याएं तो हमारी बहुत सारी होती है, लेकिन उससे बाहर निकलकर अपने देश के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। और उसी तरह लेखक ने गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरा गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों से मैं हमेशा कुछ ऐसे भी होते ही थे इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते होते ही थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की है। तो हमारे यहाँ चारों धाम की यात्रा करने का अपना ही एक महत्व है। और लेखक को देश के प्रति जागृति पैदा करने के लिए आसानी इस मायने में भी ज़्यादा हुई, क्योंकि यहाँ के जो प्राचीन ग्रंथ है, महाकाव्य है, उनका अध्ययन गाँव में आज भी होता है। रामायण का पाठ, महाभारत का पाठ, ये हम लोग देखते हैं। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता था कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि भारत माता की जय, इससे आप क्या अर्थ निकालते हैं, इसका क्या आशय है, तो लोग, जो सामने जनता होती थी, उनका बड़ा मनोरंजन होता था और कुछ लोग चकित भी होते थे, आश्चर्यचकित होते थे। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, अटूट मतलब कभी न टूटने वाला नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले की, और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़, नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय है, लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। तो कोई भी देश सिर्फ वहाँ रहने वाले लोगों की वजह से नहीं पहचाना जाता है। वहाँ के पहाड़, नदियाँ, पशु पक्षी और सारे जमीन के भूभाग के रूप, ये सभी उस देश की संपदा है, और इन सबसे मिलकर देश बनता है। तो लेखक भी यही चीज बता रहा है कि भारत जो है सिर्फ भारत की जनता से नहीं बनी है। यहाँ के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी साधन हैं, वो सभी मिलकर देश बनता है। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग, और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। तो लेखक ये कहता है कि जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो यहाँ के जनता जनार्दन की जय हम करते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, हिस्सा मतलब भाग, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता अद्भुत है, अद्भुत, अनोखी, प्रकट है। वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है, ताल्लुक मतलब संबंध, शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिम इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, गमक अर्थात सुगंध। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश
और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब आक्रमण हो रहा था भारत पर, विविध जगहों से लोग आए और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना धर्म, अपनी जाति थोपने का प्रयास किया। जैसे कि हम लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं कि इस्लाम जब भारत में आया तो उससे पहले बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म से पहले भारत में हिंदू धर्म था। तो हिंदू धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा और फिर बाद में हिंदू लोगों में से ही कुछ लोग बौद्ध बन गए। बौद्ध और हिंदू इस प्रकार के दो धर्म भारत में स्थापित हो गए। बाद में इस्लाम आया तो इस्लाम में भी इन दोनों धर्मों में अपना प्रवेश किया और इन्हीं दो धर्मों के कुछ लोग जो है वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर इस्लामिक अर्थात मुसलमान बन गए। तो इस प्रकार से धर्मों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। लेखक ने एक बात और कही है कि भले ही ऊपर से कोई भी पहनावा पहन लिया हो, किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन आंतरिक रूप में वो सब हिंदू ही थे, आत्मा उनकी हिंदू ही थी। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वो पूरी तरह से नहीं बदल सकी थी। तो भले ही दूसरे धर्मों का प्रभाव भारतीय जन पर पड़ा हो, लेकिन आत्मा उनकी अभी भी हिंदू ही थी, ये बताने का प्रयास यहाँ लेखक ने किया। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं और इसके उदाहरण के तौर पर दो अलग अलग संस्कृति के लोगों का जिक्र यहाँ पर लेखक ने किया। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। और यही बात सबसे बड़ी बात है कि भले ही किसी भी धर्म, जाति, पंथ का व्यक्ति हो, उनकी आत्मा अभी भी भारतीय है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्ष से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सबके गुण दोषों कमोबेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। तो इतना अलग अलग विविधता दिखाई देती हो, इतनी विविधताएं दिखाई देती हो, लेकिन फिर भी उनकी मानसिक विशेषताएं समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया था। तो यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि चीन में जिस प्रकार से प्राचीन चीन जिस प्रकार से था, उसी प्रकार से भारत भी एक अपने आप में एक दुनिया थी, अपनी एक संस्कृति जहाँ पर विकसित थी, अपना एक समुदाय था, अपना एक धर्म था। और विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उन संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए, मतलब उसमें समा गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है वो तुरंत सामंजस्य खोज लेता है, और इसी वजह से दूसरी संस्कृति यहाँ आकर घुल मिल गई और उन्होंने भी अपनी विशेषता के साथ भारतीय संस्कृति को अपनाया है। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो बात यह है कि धार्मिक सहिष्णुता ये बहुत ज़रूरी है। सहिष्णुता अर्थात सहृदयता। आप जब दूसरे
किसी संस्कृति को उतने ही सहजता से अपना लेते हैं तो सहृदयता उस जगह पर पैदा हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय संस्कृति में सामंजस्य खोजने की क्षमता है और सामंजस्य को अपनाने की क्षमता है, और साथ ही भारतीय संस्कृति जो है सहिष्णु है, वो तुरंत दूसरों को सहृदय के साथ अपना लेती है। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। तो ये सबसे बड़ी खास बात है कि जब हम किसी दूसरे के साथ तुलना करते हैं तब हमें वहाँ की विशेषता ये हमें दिखाई देने लग जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई प्रभावशाली चीज़ जो है वो अपनी अलग छाप छोड़ देती है उस जगह पर, या फिर ज़्यादा प्रभावी ना हो तो उसके साथ घुल मिलकर एकाकार हो जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती, धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। भारत में इतनी विविधता थी कि आप अगर पंजाब में जाते हो तो अलग संस्कृति दिखाई देगी, गुजरात में जाते हो तो अलग, महाराष्ट्र में अलग, कन्याकुमारी में अलग। तो हर राज्य में आप जब घूमोगे तो आपको अलग अलग संस्कृति दिखाई देगी, अलग अलग धर्म के लोग मिल जाएंगे, लेकिन इतना होने के बाद भी अपनापन वहां पर महसूस होगा। यह स्थिति जब आप विदेश में जाओगे तब नहीं हो पाएगी। तब आपको वहां पर ऐसा लगेगा जैसे हम अजनबी जगह पर पहुंच गए हैं। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। तो ये सबसे बड़ी बात है भारत की कि भारत में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होने की वजह से यहाँ पर जितने भी विदेशी लोग आए, फिर वो चाहे यहूदी हो, पारसी हो या मुसलमान हो, यहाँ आने के बाद भारतीय हो गए। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये रही कि जिन्होंने इन धर्मों को अपना लिया वे फिर भी भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। और ये खास बात है कि भारतीय संसार के किसी भी कोने में पहुंच जाए, फिर वो भारतीय किसी भी धर्म का हो, वहां पहुंचने के बाद वो भारतीय ही माना जाता है। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। अब तो ये तो जग जाहिर है कि जितनी विभिन्नताएं हमारे यहाँ है, उतने ही व्यक्ति भी मुड़े मुड़े व्यक्ति भिन्नता जब हम कहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की, वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है, विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है, जिसके बीच में कलकल खलखल करता झरना बहता है। हाँ, अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। जन संस्कृति। तो जन संस्कृति जो है, जन अर्थात लोग, यहाँ के
भारत के लोग, और संस्कृति जो है वो हमारी प्राचीन संस्कृति की ओर संकेत करती है। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती है। हर व्यक्ति का सपना होता है भविष्य की तरफ देखना ही उसका सपना है। अब वो जो सपना देख रहा है वो भविष्य को लेकर ही, भविष्य से जुड़ा हुआ ही होता है। मैं आगे चलकर ये करूँगा, आगे मुझे ये करना है। जब वो सोचता है तो भविष्य पर उसकी निगाहें टिकी हुई होती है। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराण कथाओं का मेल था। तो ये जो लेखक जो कह रहा है कि लोकमानस अर्थात लोगों के दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, इनमें मुख्य तौर पर सांस्कृतिक और जो पुराण कथाएं हैं, पुरा कथाएं कौन कौन सी हैं, तो हम लोग रामायण महाभारत की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनसे इनकी ओर जो मुख्य चीज़ है, कम अधिक मात्रा में हर जगह पर ये कथाएं एक दूसरे से घुली हुई दिखाई देती है। जैसे राम कथा अगर हम देख लें तो दक्षिण भारत में राम कथा का रूप थोड़ा बदला हुआ दिखाई देगा और उत्तर भारत में राम कथा का थोड़ा रूप बदला हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसकी आत्मा एक ही है। और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे। अब मुख्य तौर पर यहाँ पर जो पृष्ठभूमि शब्द प्रयोग में बार बार आ रहा है, जिसका अर्थ होता है आधार। तो मुख्य आधार जो है वो है भारतीयता। तो ये चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था। तो रामायण और महाभारत का प्रभाव पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपको हर जगह पर देखने के लिए मिलेगा, और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोजमर्रा की जिंदगी के मसले के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुराण कथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिका ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम। इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा भी अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देती थी। अब यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, वो जितना भी, चाहे उनका पहनावा हो, चाहे उनके विविध तरह के आभूषण हो, ये अगर हम अजंता की गुफाओं के चित्रों को देखें या फिर भारत के किसी भी कोने में जाकर देखें या फिर आज हम लोग जो टीवी पर रामायण महाभारत देख रहे हैं तो उनमें आज भी वही आभूषण दिखाई दे रहे हैं, आज भी उसी प्रकार की पोशाक दिखाई दे रही है। तो लेखक कह रहा है कि भले ही रामायण और महाभारत की कथाओं का दैनिक जीवन में वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे आधार के साथ, पूरे विचारों के साथ वो उस जगह पर जानकारी दे रहे हों, लेकिन फिर भी उनके सोचने समझने का तरीका अलग है और पढ़े लिखे व्यक्ति के सोचने का समझने का तरीका अलग है। बावजूद इसके इन तमाम विभिन्नताओं के बाद भी एक रूपता हमें दिखाई देती है। मुझे इस बात से हैरत होती है कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हो और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हो।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इनको इनके हालात में थोड़ा सा सुधार लाया जाए तो देश की स्वतंत्रता में ये अपना पूरा योगदान दे पाएंगे। इस प्रकार से लेखक महोदय सोच रहे हैं। चारों ओर गरीबी, उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। तो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की वजह से गरीबी ज़्यादा बढ़ गई थी और इस गरीबी के चिन्ह उनके माथे पर स्पष्ट दिख जाते थे, उनके रहन सहन में स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते थे। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। अंग्रेजों ने इस प्रकार से नीतियां उपयोग में लाई कि गरीबी बढ़ गई, और गरीबी बढ़ गई तो अपना काम कराने के लिए भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा, और भ्रष्टाचार बढ़ गया तो इस वजह से भारत की स्थिति थोड़ी सी विकृत हो गई। विकृत अर्थात बिगड़ा हुआ रूप बन गया। और इतना होने पर भी यह सब देखने में सुख देने वाला नहीं था, दुख पहुंचाता था मन को। पर उस समय की भारत की स्थिति यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भल मानसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। इतना होने के बावजूद भी संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत थी कि भारत के लोगों में नम्रता और जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी भलमन साहत अर्थात भलाई करने का भाव। तो यहाँ पर नम्रता, नम्र स्वभाव और भलाई करने की इच्छा लोगों में देखने के लिए मिलती थी। इतने दुर्भाग्य को सहने के बाद भी भारतीय मानस से ये चीज़ें नहीं हट पाई थी और ये बहुत बड़ी आशादायक स्थिति थी। तो चलिए यहाँ रुकते हैं हम। आप सभी का धन्यवाद।